हेलो एवरीवन, मैं करुणा सिंह आज आप लोग को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट 1908 छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के बारे में बताने वाली हूँ। छोटा नागपुर के भूमि संबंधी अधिनियमों में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का सर्वप्रमुख स्थान है। इस अधिनियम के पहले या बाद में जो भी भूमि संबंधी अधिनियम बने वे सब इस कानून के पूरक कानून या अधिनियम है। इस CNT एक्ट है क्या आखिर? ये CNT एक्ट 1908 में इसको लागू किया गया था 11 नवंबर 1908 को। इसको बिरसा मूवमेंट के आंदोलन का परिणाम माना जाता है। ये जो एक्ट लाया गया था, ये जो भूमि के संबंधी विवाद हो रहे थे उससे पहले, उन इश्यूज़ को प्रिवेंट करने के लिए, भूमि संबंधी जो धोखेबाजी हो रही थी, उनको धोखे से हड़प लिया जाता था, उसको रोकने के लिए लाया गया था। यहाँ यह जनजातियों का मैग्ना कार्टा माना जाता है। CNT एक्ट को जनजातियों का महाअधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा यानी कि महाअधिकार पत्र माना जाता है। CNT एक्ट जो कि 1908 में आया था, उसके पहले बहुत सारे कानून आए थे। जब अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी 1965 में मुग़लों के द्वारा, तब उन्होंने इस क्षेत्र पर अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे और इन्होंने सबसे पहले बंगाल रेगुलेशन लाया, जो कि 1793 में और 1805 में लाया गया था। बंगाल रेगुलेशन के अंतर्गत बंगाल में जो कानून चलते थे वही उसी कानून के अंतर्गत यहाँ भी शासन का कार्य देखा जा रहा था। लेकिन उनसे जब यहाँ के लोगों की समस्याओं का अंत नहीं हुआ, तब यहाँ पे विल्किंसन रूल लाया गया 1837 ईस्वी में। 1837 में जो विल्किंसन रूल आया था, उसके बाद थोड़ी सी शांति यहाँ रही, लेकिन फिर से जब अव्यवस्था फैलने लगी तो इसको छोटा नागपुर को 1854 में गैर रेगुलेशन प्रदेश बना दिया गया। यहाँ के लिए विशेष नियम और कानून बनाए जाने लगे। छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 में लाया गया। ये छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम जो कि छोटा नागपुर टेन्यूर एक्ट कहा जाता है, 1869 में लाया गया था। और इसके द्वारा भी जब यहाँ के आदिवासियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया, तब जाके यहाँ पे बिरसा मुंडा का आंदोलन शुरू हो गया था 1899-1900 में। तब अंग्रेज़ों की नींद खुली और उन्होंने सोचा कि कुछ अच्छे नियम और कानून यहाँ के आदिवासियों के लिए बनाए जाने चाहिए, जिससे इनके समस्याओं का समाधान हो जाए। तब इन्होंने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाया। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को CNT एक्ट कहा जाता है, जो कि 1908 में लाया गया था। इसको 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया था। इस एक्ट को बिरसा मुंडा के उलगुलान विद्रोह का परिणाम माना जाता है। इस एक्ट के लिए जो सर्वे का कार्य आरंभ हुआ था 1902 में आरंभ हुआ था। इसको जनजातियों का मैग्ना कार्टा माना जाता है। मैग्ना कार्टा अर्थात महाअधिकार पत्र। इसका ब्लूप्रिंट जॉन H. हॉफमैन ने तैयार किया था। ब्लूप्रिंट अर्थात इसकी रूपरेखा, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की रूपरेखा जॉन H. हॉफमैन ने तैयार की थी, जो एक जेसुइट पादरी थे, एक जर्मन पादरी थे, जो इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत सारे सामाजिक कार्य किए थे। इस एक्ट को भारत परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के अधीन लागू किया गया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो उस टाइम में यहाँ के गवर्नर थे। उन्होंने लॉर्ड मिंटो 2 के द्वारा इसको पारित किया गया। इस एक्ट में कुल 19 अध्याय, 271 धाराएं और 2 अनुसूचियाँ हैं। 19 चैप्टर, 271 धाराएं यानी कि और 2 अनुसूचियाँ शेड्यूल। मुख्य उद्देश्य इसका भूमि पर अवैध कब्जे को रोकना है। जो बाहरी लोग थे यहाँ पे आके यहाँ के स्थानीय लोगों के ज़मीनों पे, यहाँ के भोले भाले लोगों के ज़मीनों पर कब्जा करते जा रहे थे, उसको रोकना ही इस एक्ट का उद्देश्य था।
झारखंड के 4 प्रमंडल और 18 जिलों में इसको लागू किया गया था। ये 4 प्रमंडल थे: उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान और पलामू। इसको बिरसा मुंडा के उलगुलान विद्रोह का परिणाम माना जाता है। इस एक्ट को हमारे संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसलिए कोई भी राज्य, हमारा जो राज्य है झारखंड, इस पे संशोधन ला सकता है, लेकिन इसको पूरी तरह से बदल नहीं सकता या फिर हटा नहीं सकता है। इस SAR कोड शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेशन कोड, ये शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेशन कोड है SAR कोड, जिसके द्वारा फास्ट ट्रैक केसेस को, जो होते लैंड डिस्प्यूट के जो फास्ट ट्रैक केसेस होते हैं, उनको सॉल्व किया जाता है। इस SAR कोड के द्वारा जो ट्राइबल और नॉन ट्राइबल लोगों के बीच भूमि संबंधी विवाद होते हैं, उनका समाधान किया जाता है। यह CNT एक्ट संथाल परगना प्रमंडल में लागू नहीं है। 1990 ईस्वी के 66वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया था। जो ये मूल एक्ट बना था 1908 में, CNT एक्ट, उसके तहत सरकार की ओर से सिर्फ उद्योग और खनन कार्यों के लिए ही ट्राइबल ज़मीन ली जा सकती थी। लेकिन 2016 के संशोधन के बाद अब सरकार उद्योग, खनन, आधारभूत संरचना, रेल परियोजना, कॉलेज, ट्रांसमिशन लाइन आदि कार्यों के लिए भी ज़मीन ली जा सकती है। आंगनबाड़ी, स्कूल्स बनाने के लिए भी ज़मीन ली जा सकती है। 1908 के एक्ट के तहत कंपनसेशन के सहारे SAR, इसको SSR बाई मिस्टेक लिखा गया है, आप इसको SAR कोड पढ़ेंगे, के द्वारा आदिवासियों की ज़मीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित हो जाती थी। लेकिन 2016 के संशोधन से अब संभव नहीं है। 1908 के एक्ट में मालिक को ज़मीन की प्रकृति बदलने का अधिकार नहीं था, लेकिन 2016 के संशोधन के द्वारा अब ज़मीन की प्रकृति बदली जा सकती है। ज़मीन की प्रकृति बदलने से क्या मतलब है आपका? यानी कि जो ज़मीन एग्रीकल्चर के लिए यूज होती थी, खेती के लिए यूज होती थी, वो सिर्फ खेती के लिए ही यूज होती रहेगी। उस पर भवन निर्माण या फिर और अदर कार्य नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब 2016 का संशोधन हो गया तो अब ये ज़मीन की प्रकृति बदली जा सकती है। अगर वो खेती की ज़मीन है तो उस पर भवन बन सकते हैं, भवन की ज़मीन है तो वहाँ पर खेती हो सकती है। और भी जो इस CNT एक्ट के जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं वो इस प्रकार से हैं। सेक्शन 46 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इस एक्ट का, ये इसके बारे में है कि ये जो ज़मीन है रैयत की, उसको क्या अधिकार है, किसको ये ट्रांसफ़र कर सकता है और किसको नहीं कर सकता है। इसमें ये 46 सेक्शन में इसके बारे में अच्छे से लिखा गया है। इसके तहत जो ये आदिवासी लोग होते हैं, OBC, SC, ये सब है जो ट्राइबल पीपल हैं, ये अपनी ज़मीनों को सिर्फ अपने ट्राइब वालों को, अपने कुल वालों को ही दे सकते हैं जो कि उसी थाना क्षेत्र में निवास करते हों, और ये DC के परमिशन के द्वारा किया जा सकता है या रेवेन्यू ऑफिसर के। और ये जो प्रोविज़न है 46 और 49, 46 तो आप समझ गए, 49 जो ये है प्रोविज़न, इसके तहत ये ज़मीन एक ट्राइब वाले नॉन ट्राइबल्स को भी दे सकते हैं। इसमें किस तरह के इसको कैसे रेगुलेट किया जाएगा, कैसे ये परचेज होगा, इसके बारे में इस 49 धारा में दिया गया है। उसके लिए भी DC की अनुमति आवश्यक होती है। इसके बाद इसमें कंपनसेशन की रकम इसमें बताई जाती है। फिर है 71 सेक्शन, इसके तहत जो फ्रॉडलेंट परचेजेस हो जाते थे, धोखाधड़ी के द्वारा जो भोले भाले यहाँ के स्थानीय लोगों की ज़मीन को हड़प लिया जाता था, उस ज़मीन को वापस प्राप्त करने के प्रावधान दिए गए हैं।
तो हम लोग देखते हैं बच्चे कि वर्तमान समय के साथ यहाँ की आर्थिक और सामाजिक स्थिति भी बहुत बदल चुकी है। पहले यहाँ के आदिवासी लोग बड़े भोले भाले थे, जिसका फ़ायदा बाहरी लोग उठा रहे थे, परंतु अब एक ऐसे कानून की ज़रूरत है जो स्थानीय निवासियों के आवश्यकता के अनुसार हो। झारखंड सरकार को पूरे झारखंड राज्य के विभिन्न भूमि कानून को मिलाकर एक सर्वमान्य भूमि कानून बनाना चाहिए जो सब पर समान रूप से लागू हो। इस तरह से मेरे विचार से एक स्ट्रिक्ट एक्शन उनके ऊपर लगाया जाना चाहिए। ऐसा एक्शन इस CNT एक्ट के ऊपर होना चाहिए जो बेनिफिशियल हो यहाँ के बिल्डर्स के लिए भी, जिनको आज आसानी से ज़मीनें उपलब्ध हो जाएं अच्छे अच्छे कार्यों के लिए, जैसे इंडस्ट्री बनाने के लिए। और उन पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग भी उनकी होनी चाहिए, उन पर नज़र रखी जानी चाहिए ताकि उस लैंड को अदरवाइज़ यूज़ नहीं करें और जिस कार्य के लिए उनको ज़मीन दी गई है वही कार्य वो उस ज़मीन पे करें। साथ में ट्राइबल के बेनिफिट के लिए कंपनसेशन की रकम बढ़ाई जानी चाहिए। साथ में ये तो बिल्कुल भी श्योर किया जाना चाहिए कि अगर ज़मीन इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए ली गई है तो उस इंडस्ट्री में कम से कम एक जॉब उस फैमिली पर्सन को ज़रूर मिले जो फैमिली बिलोंग करती है उस लैंड को जो उनके द्वारा दी गई, उनसे ली गई है जो ज़मीन। जिस भी फैमिली से वो ज़मीन लेके उस पर इंडस्ट्री बनाई जा रही है उस फैमिली के एक मेंबर को तो जॉब अवश्य ही मिलना चाहिए। इस तरह से हम CNT एक्ट का इस जनजाति लोगों के फ़ायदे के लिए अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।